नमस्ते दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने इस चैनल एग्जाम निकालो पर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीजीएल के 23 अगस्त के थर्ड शिफ्ट का इंग्लिश पेपर। एज पर द जनरल सर्वे एंड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, पेपर्स ऑफ 23rd August may be considered as one of the toughest shift. But this is what analysis shows. The paper actually, if attempted carefully, should be average for a good student. तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है, सेंटेंसेस ऑफ अ पैराग्राफ आर गिवन बिलो इन जंबल्ड ऑर्डर। इस तरह के क्वेश्चन में हम सबसे पहले अपनी ओपनिंग क्लॉज ढूंढते हैं, जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में भी डिस्कस किया है, और साथ ही साथ आप ऑप्शंस पर भी नजर डालेंगे, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी ओपनिंग क्लॉज क्या होने जा रही है। सो दिस इज B, A, D। तो आपकी जो ओपनिंग क्लॉज होगी या तो ए होगी या बी होगी या तो डी होगी, इन तीनों में से एक होना है। तो पढ़ते हैं अपने सेंटेंसेस को। द माउस हाउएवर, जैसे आपने हाउएवर देखा, इसका मतलब ये हुआ कि ये कुछ चीज़ों की चर्चा ये पहले कर रहे हैं, और फिर ये कह रहा है कि हालांकि माउस रीच्ड हिज होल इन सेफ्टी। तो इसका मतलब ए आपकी ओपनिंग क्लॉज नहीं है। देन अ बुल वॉज बिटन बाय अ माउस एंड पेन बाय दैट वुंड। बुल को माउस ने काट लिया और उस दर्द से वो कराता हुआ ट्राई टू कैप्चर हिम। बुल ने माउस को कैप्चर करना चाहा। इससे क्या कुछ पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है। फिर हम डी पढ़ते हैं। द बुल डग इनटू वॉल्स विद हिज हॉर्न्स अंटिल वेयरिड ही क्राउच्ड डाउन एंड स्लेप्ट बाय द होल। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा होगा, और फाइनली ये सारी घटना होते होते वो थक कर उसी होल के बगल में सो गया। दैट मीन्स बी इज योर प्रायर इवेंट। ये आपकी प्रायर इवेंट है, जबकि ये लेटर इवेंट है। तो डी आपका ओपनिंग क्लॉज नहीं होगा, बल्कि बी आपकी ओपनिंग क्लॉज होगी। तो आप डी को भी एलिमिनेट कर दो। तो डी को अगर आप एलिमिनेट करते हो तो ए और डी से शुरू होने वाले दो ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, अब बी के साथ आपके पास ऑप्शंस में बी सी और बी ए दिया हुआ है। तो आपकी जो सेकंड क्लॉज होगी या तो बी ए होगी या तो बी सी हो सकती है। फिर से मैंने बताया, अ बुल वॉज बिटन बाय अ माउस एंड बिकॉज ऑफ सम पेन ही ट्राइड टू कैप्चर माउस। दैट्स फाइन। यहाँ पे लिखा हुआ है द माउस हाउएवर रीच्ड हिज होल इन सेफ्टी। पकड़ने की कोशिश तो की इसने, लेकिन माउस बचकर अपने होल में सेफ्टी से पहुंच गया। तो बी विल इमीडिएटली बी फॉलोड बाय ए, और बी ए के बाद ही जो भी सेंटेंसेस आनी होगी वो आएंगी। तो हम देखते हैं बी ए कहाँ कहाँ है। इन दोनों में से ये बी सी तो नहीं हो सकता है, बी ए सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में है, इसलिए आपका राइट आंसर बी ए डी सी यानी कि ऑप्शन नंबर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 2, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। तो आपको अंडरलाइन सेगमेंट को सब्स्टिट्यूट करना है अगर उसकी दरकार है तो। समीर गेव वेरी लेस इंफॉर्मेशन। यहाँ जो लेस का इस्तेमाल हो रहा है, ये लेस जो होता है, लेस इज ऑलवेज यूज्ड फॉर कंपैरिजन। ठीक है, तो अगर आपको ये एक्सप्रेस करना है कि बहुत कम इंफॉर्मेशन था, तो यू वॉन्ट बी यूजिंग लेस। ठीक है, ये तो पहली बात हो गई। अब ये जो वेरी वर्ड है, इस पे भी एग्जामिनेशन कर ले हम। तो वेरी शब्द का इस्तेमाल जो होता है, ये दो तरीके से होता है। ये एडजेक्टिव के तौर पे भी यूज होता है और एडवर्ब के तौर पर भी यूज होता है। देखते हैं हम एडजेक्टिव के तौर पे कैसे यूज होता है। विद एन एग्जांपल वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। इट वेंट डाउन टू द वेरी बॉटम ऑफ द सी। तो यहाँ पे बॉटम एक नाउन है, और उस नाउन की जो विशेषता बतलाए वो है एडजेक्टिव। ठीक है, ये तो एडजेक्टिव के तौर पे यूज हुआ। जब ये एडवर्ब के तौर पे यूज होता है, तो दैट वेरी और दिस वेरी इज फॉलोड बाय आइदर एन एडवर्ब और एन एडजेक्टिव ऑल्सो समटाइम्स। एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझने की कोशिश करते हैं। सी डांसेस वेरी वेल। वेल तो एक एडवर्ब है, आप समझ पा रहे होगे। तो इस एडवर्ब को स्ट्रेस करने के लिए यहाँ पे वेरी का इस्तेमाल हुआ है, और ये भी एक एडवर्ब ही है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि वेरी जब एडवर्ब के तौर पे यूज होता है तो दैट इज फॉलोड बाय आइदर एन एडवर्ब
और एन एडजेक्टिव। दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं, ही इज अ वेरी गुड बॉय, ही इज अ वेरी गुड बॉय। यहाँ पे गुड क्या है, गुड है एक एडजेक्टिव, बॉय क्या है, नाउन है, और वेरी उस चीज को स्ट्रेस करने के लिए यहाँ पे एडवर्ब है। तो आपने देखा कि वेरी के बाद एक एडवर्ब का भी यूज हुआ है और वेरी के बाद एक एडजेक्टिव का भी प्रयोग हुआ है। तो इसलिए आपकी जो राइट सेंटेंस होगी, ही गेव वेरी लेस इंफॉर्मेशन नहीं होगी, बल्कि क्योंकि लेस का मैंने बताया आपको कि लेस इज यूज्ड फॉर कंपैरिजन, so it will be very little information. So option number 4 will be your right answer. Question number 3, select the most appropriate option to fill in the blank. It is said that civilized man has dash about 20 wild animals. अब इन वाइल्ड एनिमल्स को आप क्या करोगे, जंगली जानवरों को आप उसे पालतू बनाओगे, यू विल ट्राई टू डोमेस्टिकेट इट। सो द राइट वर्ड हेयर विल बी टेम्ड। टेम्ड का मतलब होता है डोमेस्टिकेट, पालतू बनाना, ठीक है। बाकी शब्द जो यहाँ पर हैं, स्टंट, स्टंट मतलब होता है, स्टन मतलब होता है आश्चर्यचकित होना, मतलब स्टूपिफाई, स्टाउंड, अमेज, स्टॉनिश, स्टार्टल, कंफाउंड, और एक और शब्द कंफाउंड की तरह ही डम्बफाउंड। स्टैगर्ड का मतलब, इसकी दो मीनिंग्स होती हैं, एक तो ये होता है सेम एज टू, ठीक है, और एक दूसरी मीनिंग जो आप हमेशा यूज करते हो, लाइक स्टैगर्ड वर्किंग आवर्स ड्यू टू कोरोना, आपने यूज किया होगा, स्टैगर्ड वर्किंग आवर्स ड्यू टू कोरोना। तो इसका क्या मतलब होता है, स्टैगर्ड वर्किंग आवर्स, इसका मतलब ये हुआ कि अरेंज इन सच अ वे दैट दे डू नॉट हैपन ऑल एट द सेम टाइम, इन सच अ वे दैट दे डोंट हैपन ऑल एट द सेम टाइम। और लास्ट वर्ड है अमेज। अमेज का भी यही मतलब होता है जो कि स्टन का होता है, तो सेम एज टू। तो आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 4, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पे आपके पास 4 वर्ड्स दिए हुए हैं। पहला वर्ड है डिसीव, DECEIVE। ये स्पेलिंग बिल्कुल सही है। डिसीव का मतलब होता है धोखा देना। अगला वर्ड है रिव्यू। रिव्यू का मतलब आपको शायद मालूम हो, समीक्षा। इसकी भी सिनोनिम्स हम देख लेंगे, स्क्रूटिनी, एग्जामिनेशन, इवेल्युएशन। अगला वर्ड है RECIEPT। रिसीट लिखने की कोशिश की जा रही है। रिसीट की सही स्पेलिंग होती है RECEIPT। आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। रिसीट का मतलब आप हिंदी में से कह सकते हो रसीद। लास्ट वर्ड है परसीव, जिसका मतलब होता है समझना।
Question number 5. Select the most appropriate meaning of the given idiom. On is. On is का मतलब होता है to be nervous and unable to relax. For example, he is on is because his daughter was supposed to be at home 2 hours ago. तो आपके पास ऑप्शंस हैं कीपिंग थिंग्स सेफली, डूइंग एक्सरसाइजेज रेगुलरली, प्लेइंग और टायरिंग गेम, नर्वस एंड अनेबल टू रिलैक्स. तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा. आप इसे मार्क करेंगे और आगे बढ़ेंगे. क्वेश्चन नंबर 6. सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एन इनकॉन्ग्रुअस और chaotic मिक्सचर. इसके लिए आपके पास 4 ऑप्शंस हैं. हार्मोनीज का मतलब होता है सद्भाव, और you can say consonance, euphony और polyphony. कैकोफनी मीन्स होता है डिस्कॉर्ड, नॉइस, डिन. डिस्कॉर्ड का मतलब होता है सेम एज, ये 2 हो गया आपका. और मेलोडी, मेलोडी का मतलब होता है लय या स्वर की मधुरता. तो इनकॉन्ग्रुअस और chaotic मिक्सचर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 7. सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन, सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट. Many artisans were almost without any work during the pandemic. Almost without any. ऑप्शंस देखते हैं हम. Any, without, almost. Were any, without, almost. ये सही नहीं लग रहा है. Without any, almost. ये कहना चाह रहा है कि लगभग बिना किसी काम के, यही कहना चाह रहा है. तो लगभग पहले आएगा, ऑलमोस्ट तो सही है, लेकिन ऑलमोस्ट के बाद विदाउट एनी होगा. इसलिए जो ये आपका दिया हुआ सेंटेंस है वो एक्चुअली बिल्कुल सही है, इसलिए आपको कोई सब्स्टिट्यूशन करने की जरूरत नहीं है. आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 8. सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड. द वर्ड गिवन हियर इज रैमिफाई, which means spread और branch out. इसे आप diverge भी कह सकते हो. और आपके पास ऑप्शंस हैं डिवाइड, इंसुलेट, यूनाइट एंड आइसोलेट. डिवाइड का मतलब आपको बताने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब भी वही होता है जो लगभग रेमिफाई का होता है. तो सेम एज आप रेमिफाई कह सकते हो. इंसुलेट, इंसुलेट मीन्स किसी चीज को आप हीट से या इलेक्ट्रिसिटी से या साउंड से प्रोटेक्ट करते हो, कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल यूज करके, रबड़ का इस्तेमाल करते हो, तो उसे हम कहते हैं इंसुलेट करना. यूनाइट मीन्स एकीकरण करना. तो ये तो डिवाइड या स्प्रेड करना नहीं हुआ, ये यूनाइट करना हुआ, यानी एकीकरण करना हुआ. तो आपका जो राइट एंटोनिम होगा इस शब्द के लिए वो होगा यूनाइट, क्योंकि आइसोलेट का मतलब भी होता है वही सेम, पृथक करना, अलग करना. आप इसे कह सकते हो सेग्रीगेट, सेपरेट और SEQUESTER, sequester, etc. Question number 9. Sentences of a paragraph are given below in jumbled order. आपको मैंने पहले भी बताया है, हमेशा बताया है कि इस तरह के सेंटेंस पे आप अपनी ओपनिंग क्लॉज ढूंढ लो और आप बस आपकी राह आसान हो जाएगी. ओपनिंग क्लॉज क्या हो सकता है? A हो सकता है, B हो सकता है या C हो सकता है.
तो ए, बी और सी इन्हीं तीनों में से कोई आपका ओपनिंग क्लॉज होने जा रहा है। अब आप इसे बारी बारी से पढ़ो और आपको खुद पता चल जाए कि आपकी ओपनिंग क्लॉज क्या हो सकती है। इट इज एसेंशियल फॉर द मार्केटर टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर इन ऑर्डर टू मेक बेटर स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग डिसीजंस। अच्छे डिसीजंस पढ़ने के लिए आपको कंज्यूमर्स के बिहेवियर को समझना पड़ेगा। ओके फाइन, इससे आपको पता नहीं चल रहा है क्या क्या सच में यह ओपनिंग सेंटेंस हो सकती है। Then comes the study of consumer behavior is equally important. Equally important means कुछ तो important है ही, साथ ही साथ कंज्यूमर बिहेवियर का स्टडी करना भी उतना ही important है। इसका मतलब ये हुआ कि भी आपकी ओपनिंग सेंटेंस नहीं होगी। And C, thus by studying the consumer behavior, thus means you are trying to summarize things. तो 10 भी यानी कि सी भी आपकी ओपनिंग सेंटेंस नहीं होगी, यानी कि आपकी ओपनिंग सेंटेंस होने जा रही है ए। तो आप सी बी को आप आउटराइटली एलिमिनेट कर सकते हो। आपके पास बच के दो ऑप्शंस ए डी एंड ए सी। तो या तो ये ए सी होगा या तो ये ए डी होगा। ए हम पढ़ते हैं फिर से। अच्छे स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग डिसीजंस लेने के लिए हमें कंज्यूमर्स के बिहेवियर को अच्छे से पढ़ने की दरकार है, समझने की दरकार है। ठीक है, फिर ये कह रहा है आपके पास सी है, ये तो आपको मैंने बताया कि समराइजिंग सेंटेंस है या समराइजिंग वर्ड है। तो डी को पहले हम चेक करते हैं। तो ये तो हम कंज्यूमर्स के बिहेवियर का स्टडी कर ही रहे हैं अच्छे डिसीजंस बनाने के लिए। साथ ही साथ इफ द मार्केटर हैज कंप्लीट नॉलेज अबाउट द कंप्लीट नॉलेज, अगर कस्टमर लाइकिंग और डिसलाइकिंग की हो जाए तो भी वही कैन प्रेडिक्ट responses of the potential customer towards his offering। वो किस तरह के ऑफर देने वाला है, किस तरह के ऑफर देनी चाहिए। अगर कंज्यूमर की लाइकिंग या डिसलाइकिंग उसे समझ में आ जाए, साथ ही साथ जो ए में कही गई बात है उससे कंज्यूमर्स के बिहेवियर को भी समझ जाए, तो वो क्या कर पाएगा, वो कर पाएगा कि 10 यानी कि डी जो है आपकी ये पहले वाली सेंटेंस है, प्रायर सेंटेंस कह सकते हो ऐसा, और ये लेटर सेंटेंस है जो कि आप पढ़ोगे तो और भी क्लियर हो जाएगा। Thus, by studying A and D, the consumer behavior obviously before and during the purchase helps in production, scheduling, designing, pricing, positioning, segmentation, advertising। इन सब चीज़ों में आपको मदद मिल जाती है अगर आप ये A और D को कर लो। तो आपका जो राइट आंसर होगा और जो राइट सीक्वेंस ऑफ क्लॉजेस होंगे वो होंगे A फॉलोड बाय D, फिर बाकी जो भी हो। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 10, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। आपको यहाँ पे सिनोनिम बतानी है। सिमर, सिमर का मतलब होता है शाइन विथ सॉफ्ट स्लाइटली वेवरिंग लाइट, मतलब साइन करना ही होता है, मतलब शाइन विथ सॉफ्ट वेवरिंग लाइट। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है शाइन, सिवर, क्वैक, शेक। साइन का मतलब तो आपको बताया सेम एज सिमर, और सिवर का क्या मतलब होता है, ये होता है कांपना, शेक करना, शेक स्लाइटली बिकॉज यू आर कोल्ड और फ्राइटेंड। ठीक है, क्वैक का मतलब ये होता है सेम एज टू, शेक का मतलब होता है सेम एज टू। तो जो एप्रोप्रिएट सिनोनिम होगी शिमर की यानी कि साइन की, वो होगी ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 11, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ फैमिली ऑफ यंग बर्ड्स। किड्स तो नहीं हुआ, किड्स मतलब होता है आपको पता है बच्चे, और टॉडलर और इन्फेंट भी कह सकते हो। लिडर का मतलब होता है वेस्ट। इसे हम कहते हैं डिट्राइटस, डिट्राइटस, और
ब्रॉस। ऑफस्प्रिंग मीन्स होता है सेम, चिल्ड्रन या प्रोजेनी। और ब्रूड एक कलेक्टिव नाउन है और जनरली बर्ड्स को या चिकन्स को उसके ग्रुप ऑफ उसकी फैमिली को हम रिप्रेजेंट करने के लिए ब्रूड शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो आपकी जो फैमिली ऑफ यंग बर्ड्स है वो ब्रूड होगी। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 12, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। वर्ड हेयर इज इम्पोवरिस्ड, इसका मतलब होता है पुअर, गरीब। इसकी कुछ सिनोनिम्स आप देखना चाहोगे? पेनीलेस, पेन्यूरियस, destitute, impecunious, pauperized। तो आपको ढूंढना है एंटोनिम। तो अनलकी तो होता है दुर्भाग्यशाली, दुर्भाग्यशाली, अनफॉर्चुनेट या लकलेस कह सकते हो आप। रिच मीन्स होता है अमीर, जो कि इम्पोवरिश्ड या पुअर का उल्टा होता है। तो रिच की भी आप सिनोनिम्स कुछ देखोगे तो अच्छा लगेगा आपको। वेल्दी, affluent, he comes of a well-off family, you must have heard this line, he is well to do, इसका मतलब रिच होता है। प्रॉस्पेरस भी लगभग एक ही है, समृद्ध। तो इम्पोविस्ड का जो एप्रोप्रिएट एंटोनिम होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, रिच। जो बाकी के वर्ड से आप देख लो, इसे डिप्राइव्ड का मतलब होता है किसी चीज से वंचित रह जाना, तो आप इसे एक तरीके से कह सकते हो डिसएडवांटेज्ड, ठीक है। और नीडी सेम एज 3। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। जो भी वर्ड इनकरेक्टली स्पेल्ड है उसे आप बताओ कौन सा वर्ड है वो। इम्पीकेबल, IMPCCABL, ये वर्ड बिल्कुल सही है। इसका मतलब होता है फ्लॉलेस, बिल्कुल कोई भी दोष ना हो, जिसमें दोष रहे से कह सकते हो आप हिंदी में। अनब्लेमिश्ड, इसलिए लिखता हूं मैं। परफेक्ट। दूसरा शब्द है इनकैंडेसेंट, INCANDESENT। ये स्पेलिंग गलत है, इसकी सही स्पेलिंग होती है INCANDESCENT। तो ठीक है, इनकैंडेसेंट मतलब होता है समथिंग ब्लेजिंग, चमकने वाला, ब्लेजिंग। a blaze, a flame और dazzling। impervious अगला वर्ड है आपका, IMPERVIOUS, ये स्पेलिंग सही है। इसका मतलब होता है वाटर प्रूफ। और इम्परमिएबल, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा या बायोलॉजी में, इम्परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसके थ्रू वाटर क्रॉस ना कर पाए, ठीक है, वाटर प्रूफ। और इम्पेनिट्रेबल, इम्प्रेग्नेबल,
और इनकॉन्क्लूसिव का मतलब होता है इनडिसिसिव, अनडिटरमाइंड और इनडिटर्मिनेट। ठीक है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 14, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड अनकैनी। अनकैनी का मतलब होता है स्ट्रेंज, unnatural और this is a good word, P-R-E-T-E-R, preter, natural, mysterious और इसकी स्पेलिंग आप ध्यान रखना Q-U-E-E-R, इसकी स्पेलिंग होती है क्वियर, क्वियर, क्वियर। ठीक है, एक और वर्ड है E-E-R-I-E, ये भी आप स्पेलिंग इसकी याद कर लो, ईयरी। ठीक है, तो ये सब की मीनिंग होती है अनकैनी। तो मैंने एक आपको मिस्टीरियस वर्ड भी बताया, तो इसकी जो एप्रोप्रिएट सिनोनिम होगी वो होगी मिस्टीरियस। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा। बाकी के वर्ड्स हैं आपके पास अनप्रोटेक्टेड, जिसका मतलब होता है असुरक्षित। ठीक है, एक्सपोज्ड, उजागर करना या उजागर हो जाना। इसके और भी सिनोनिम्स हैं, जैसे कि रिवील, UNVEIL, अनवेल, अनअर्थ और प्लेन का मतलब होता है सादा या मैदान। अगला सवाल है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। इस तरह के क्वेश्चन में हम सबसे पहले देखेंगे कि आपका जो एक्टिव वॉइस है वो कौन से टेंस में है। द आर्म फोर्सेस पुट अप एन इम्प्रेसिव परेड ऑन रिपब्लिक डे। पुट अप एन इम्प्रेसिव परेड, इसका मतलब ये हुआ कि ये है आपका पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का ये मतलब हुआ कि दिस विल बी इन द फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो जब हम पास्ट इंडेफिनिट को कन्वर्ट करते हैं पैसिव वॉइस में, इसकी कन्वर्सन कुछ इस तरीके से होती है, सब्जेक्ट प्लस वॉज और वर followed by V3 and then object. It means put up an impressive parade will be converted to was put up और were put up। ठीक है, तो हमें ये देखना है was put up were put up हम देखेंगे सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के हिसाब से। तो हम पहले was या were put up ढूंढते हैं। have been put up नहीं है, इसका मतलब आप इसे एलिमिनेट कर सकते हो। is putting up नहीं है, ये भी एलिमिनेट हो गया। was being put up ये भी एलिमिनेट हो गया। तो आपका जो राइट आंसर होगा was put up यहाँ है, सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 में। आगे आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, इससे आपका समय भी बचेगा, आप इसे मार्क करेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो ये आपकी जो स्पीच है, सेंटेंस है, वो डायरेक्ट स्पीच में है। तो डायरेक्ट स्पीच में 2 पार्ट्स होते हैं, आपको पता ही होगा। एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब और एक होती है रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, तो रिपोर्टिंग वर्ब आपका यहाँ पर, ये मैं बात कर रहा हूँ डायरेक्ट स्पीच की और ये बात करूंगा मैं इनडायरेक्ट स्पीच की। तो आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो यहाँ पे आपकी है पास्ट इनडेफिनिट में। ठीक है, पास्ट इनडेफिनिट का मतलब हो गया सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और रिपोर्टेड स्पीच आपकी कौन सी फॉर्म में है, हैव यू हर्ड द न्यूज। हैव यू हर्ड द न्यूज मीन्स दिस इज इन प्रेजेंट परफेक्ट। अब हम इसे कन्वर्ट करने जा रहे हैं
इनडायरेक्ट स्पीच में। तो जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब मैं यहाँ लिख देता हूँ सी प्लस हैव और हैज प्लस V3 प्लस ओ। तो जब ये इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट होगी तो ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो तो आपकी पास्ट इनडेफिनिट ही रह जाएगी, लेकिन जब रिपोर्टेड स्पीच की बारी आएगी तो वो प्रेजेंट परफेक्ट की बजाय वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। इसका मतलब वो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो आपके पास हैड V3 मिलना है, आपको आपके ऑप्शंस में हैड V3 मिलेगा। तो पहले आप देख लो वर्ब क्या है। आपकी वर्ब है हर्ड हियर, यानी कि ये सेकंड फॉर्म भी थर्ड फॉर्म यूज हुई है। आपके ऑप्शंस में आपको ढूंढना है हैड हर्ड, आपको बस हैड हर्ड ढूंढना है। तो हम देखते हैं बारी बारी से ऑप्शंस में क्या लिखा है। इफ यू हैव हियर, आपने इसको बेबाक तरीके से आपने इसे एलिमिनेट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। हैव हर्ड, ये भी एलिमिनेट कर दिया। हैव हर्ड, इसे भी एलिमिनेट कर दो। तो आपको चौथा सेंटेंस पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, आप सीधे से मार्क कर सकते हो। लेकिन आप इसे अगर डबली वेरीफाई करना चाहो या कंफर्म करना चाहो तो यू कैन चेक दिस इज हैड हर्ड। एंड मोर इम्पोर्टेंटली, और आप इसको फर्दर एसर्टेन करना चाहते हो तो आप पूरा सेंटेंस पढ़ लो कि क्या ये सच में कन्वर्ट हुआ है इनडायरेक्ट स्पीच में। तो देखो हो चुका है। कृति आस्क्ड गोपाल if he had heard the news about the inauguration of the new bridge। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर 4 आपको मैंने बताया, लेकिन आपको ये मैंने बताया सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए, आपको इतना पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप इसे बस एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे कम से कम पढ़ के, जिससे कि आपका काफ़ी समय बचेगा और वो आप उसे मैथ्स या रीजनिंग में भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो। उन बहुमूल्य समय को आप रीजनिंग या मैथ्स में यूज कर सकते हो। Question number 17. The following sentence has been divided into parts. One of them contains an error. तो आपको इसमें error ढूंढना है। It is misleading to imagine that computers can think same like human beings. ये same like यहाँ जो है, यहाँ पे आपको error मिलेगी। या तो आप इसे same as human beings लिख लो, human being HB, या सिंपली लाइक HB लिख लो। ठीक है, इसका मतलब सेम और लाइक रिडंडेंट है, या तो आप सेम यूज करो या तो आप लाइक यूज करो। तो आपका एरर होने जा रहा है ऑप्शन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 18, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। ठीक है, ईडियम है आपका स्क्वायर डील। स्क्वायर डील का मतलब होता है फेयर एग्रीमेंट। ठीक है, देखते हैं अपने ऑप्शंस को। अ नाइस डेकोरेशन, अ डिसऑनेस्ट ट्रांजैक्शन, अ फेयर एग्रीमेंट, एन अनफेयर एग्रीमेंट। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अब मैं आपको स्क्वायर शब्द से कुछ 2-3 इडियम बताने जा रहा हूँ, जो आप इसे नोट कर लो। तो पहला है, इसे मैं नंबर कर देता हूँ। पहली इडियम है बैक टू स्क्वायर वन। ये आपने कई बार यूज भी किया होगा। बैक टू स्क्वायर वन यानी कि घूम फिर के बाद फिर से वही पहुंच जाना। ठीक है, यानी कि बैक टू द वेरी बिगिनिंग, इसका मतलब ये हुआ बैक टू द वेरी बिगिनिंग। ये तो हो गया आपका पहला। दूसरा है स्क्वायर मील, अ गुड एंड न्यूट्रिशियस मील। तीसरा है फेयर एंड स्क्वायर। फेयर एंड स्क्वायर का मतलब हुआ विदाउट एनी अनफेयर मेथड, यानी कि बिल्कुल ईमानदार तरीके से, रूल्स के अकॉर्डिंग, विदाउट एनी अनफेयर मेथड्स। यानी कि एक और इडियम आप देख लो, स्क्वायर पेग इन राउंड होल। स्क्वायर पेग इन राउंड होल। स्क्वायर पेग इन राउंड होल का मतलब आप देख रहे हो एक राउंड होल है और इसमें आप स्क्वायर पेग डाल रहे हो। तो ये क्या होगा कि ये एक ऐसा पर्सन हो गया कि जो कि वो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन या ग्रुप में फिट ना बैठ रहा हो। ठीक है, तो
a person who does not fit in a group or particular situation. Question number 19. The following sentence has been divided into parts and one of them contain an error. ठीक है, तो हम पढ़ते हैं सेंटेंस को. The balloon flew off as soon as the man cutting the string. The man cutting the string. ये कटिंग जो है V प्लस ing है. V प्लस ing जब भी यूज होगा आपको एक ऑक्सिलरी वर्ब यूज करना ही पड़ेगा, चाहे वो इज हो, वॉज हो, वर हो. तो ये बात तो तय होगी कि आपकी जो एरर होगी वो होने जा रही है इस पार्ट में, यानी कि द मैन कटिंग द स्ट्रिंग. तो आप इसे बिल्कुल बिना किसी हिचक के, बिना किसी हेजिटेशन के इसे मार्क कर दो. अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे करेक्ट यूज क्या होगा, इस वर्ब की कैसे होगी. द बलून फ्लू ऑफ एज सून एज अ मैन कटिंग द स्ट्रिंग की बजाय आप या तो स्टार्टेड कटिंग द स्ट्रिंग यूज कर लो, या तो लिख दो स्टार्टेड कटिंग द स्ट्रिंग, ये सही हो सकता है. और आप लिख सकते हो मैन कट द स्ट्रिंग. अब ये कट ये मतलब कि ये प्रेजेंट है, ये V2 मैंने यूज किया. V1 V2 V3 ये तीनों ही फॉर्म कट 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 ही होते हैं. तो मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ मैन कट द स्ट्रिंग. जैसे ही उसने स्ट्रिंग को कट किया मीन्स V2. तो आप या तो इसको ऐसे यूज कर सकते हो या तो आप ऐसे यूज कर सकते हो. Nevertheless, your error is going to be in this part only, which is what matters in the examination. So you will mark option number 3 as your correct answer. अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20. सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक. आपको एप्रोप्रिएट वर्ड यहाँ भरना है. द इन्वेंशन ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड इंसेक्टिसाइड्स. फर्टिलाइजर्स और इंसेक्टिसाइड्स की इन्वेंशन ने क्या कर दिया, हैज इंक्रीज्ड agricultural what? It could be, I'm not seeing option, it could be yield, it could be product, it could be something. Agriculture means उसके आउटपुट को बढ़ा दिया, उसके उपज को बढ़ा दिया इन सब चीज़ों ने. तो आपके पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, कार्गो, गुड्स, आउटपुट एंड प्रोडक्ट. तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3. कार्गो का मतलब होता है जहाज में लदा हुआ माल, जहाज में लदा हुआ माल. गुड्स मतलब विविधता, सामान. आउटपुट मीन्स उत्पादन, जो कि आपका राइट आंसर है. और प्रोडक्ट, ये कैसा प्रोडक्ट है, अच्छा प्रोडक्ट है. तो हम पढ़ते हैं इसे. वाटरफॉल्स समटाइम्स कॉल्ड कैटरेक्ट्स. वाटरफॉल्स को हम कैटरेक्ट्स भी कहते हैं, ठीक है. arise from an abrupt steeping of a river channel. जैसे ही कोई रिवर का एक स्ट्रीम या चैनल अचानक से कहीं ऊंचाई से गिरता है, abrupt steeping of a river channel that causes the flow of water to drop vertically or nearly so, लगभग. तो क्या होता है, तो waterfalls of small height and lesser steepness are called cascades. छोटी हाइट या छोटी ऊंचाई वाले जो वाटरफॉल्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, वो कैस्केड्स कहलाएंगे. तो वाटरफॉल ऑफ स्मॉल वॉट देखते हैं. ग्रोथ, हाइट, समिट, पीक. ग्रोथ का मतलब होता है वृद्धि, हाइट तो ये ऊंचाई है, ऊंचाई. समिट शिखर या पीक, जेनिथ. और ये सेम एज 3. तो आपका जो राइट आंसर होगा हाइट होगा. वाटरफॉल्स ऑफ स्मॉल हाइट एंड लेसर स्टीपनेस आर कॉल्ड कैस्केड्स. द डैश इज ऑफन अप्लाइड टू अ सीरीज ऑफ स्मॉल फॉल्स. ये जो कैस्केड शब्द है या कैस्केड टर्मिनोलॉजी है, कैस्केड टर्मिनोलॉजी जो है ये किस लिए यूज किया जाता है, इन सब चीज़ों के लिए. सीरीज और स्मॉल फॉल्स को भी हम कैस्केड्स ही कहते हैं. तो ये तो यहाँ तो टर्मिनोलॉजी होगी या तो ये टर्म होगी. तो आपका राइट आंसर होगा
टर्म। एग्जाम्पल नहीं हो सकता है, उदाहरण होता है उसका मतलब, इडियम मीन्स कहावत होता है, कॉल मीन्स नीडलेस टू से बुलाना। So the term is often applied to a series of small falls dash a river. Small falls, यहाँ एक आपको एक preposition लगानी है। Small falls above a river, जो falls होगा above river नहीं होता, above is not the right preposition. Beyond a river नहीं होगा, along a river ये होगा आपका, ये आपकी appropriate preposition होगी, preposition। ओवरहेड अ रिवर तो हो नहीं सकता है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24 पे। स्मॉल फॉल्स अलोंग अ रिवर हो गया, स्टिल जेंटलर रीचेस ऑफ रिवर दैट नॉनदलेस डैश टर्बुलेंट फ्लो एंड वाइट वाटर इन रिस्पॉन्स टू अ लोकल समथिंग समथिंग। रिवर्स जो दिखाते हैं कैसा, टर्बुलेंट फ्लो दिखाते हैं और वाइट वाटर दिखाते हैं। दिखाना मतलब एग्जिबिट। आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा एग्जिबिट। एग्जिबिट का मतलब होता है टू शो। डेमोन्स्ट्रेट, evince, डिस्प्ले। फ्लोरिश का मतलब होता है थ्राइव, प्रॉस्पर, ब्लॉसम, NBURGEON, ये नियरेस्ट मीनिंग है, मीन्स बढ़ना, वृद्धि होना। और बोस्ट, exaggerate, brag, show off। एक idiom भी देख लो, blow once on trumpet। और परेड का मतलब तो पता ही है आपको, प्रोसेशन या मार्च कह लो इसे आप। तो फिर भी जेंटलर रीचेस ऑफ रिवर दैट नॉनदलेस एग्जिबिट टर्बुलेंट फ्लो एंड वाइट वाटर इन रिस्पॉन्स टू अ लोकल डैश इन चैनल ग्रेडियंट आर रैपिड्स। लोकल डैश व्हाट, लोकल 4 वर्ड्स हैं आपके पास, इंटेंसिफिकेशन है, प्रोलिफरेशन है, स्प्रेड है और ग्रोथ है। इंटेंसिफिकेशन का मतलब होता है किसी चीज के स्ट्रेंथ या मैग्नीट्यूड में इंक्रीज होना। सो इंक्रीज इन स्ट्रेंथ और मैग्नीट्यूड। जबकि प्रोलिफरेशन का मतलब होता है स्ट्रेंथ या मैग्नीट्यूड में बढ़ोतरी नहीं, बल्कि साइज में या किसी चीज में ग्रोथ होना। सिंपली इट सिंपली refers to growth, or you can say spread, burgeon, snowballing, mushrooming। और spread और growth same as two। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, still gentler reaches of water rivers that nonetheless exhibit turbulent flow and white water in response to a local intensification in channel gradient or rapids। लोकल प्रोलिफरेशन नहीं, लोकल स्प्रेड नहीं, यहाँ पे जो करेक्ट वर्ड है वो लोकल इंटेंसिफिकेशन होगी। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। होप यू लाइक द एक्सप्लेनेशन एंड द डिस्कशन ऑफ दिस पेपर, सीजीएल पेपर। अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ये बेनिफिट जो है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँच पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।